तो एक रूल है जो कि जैसे कि आपने पढ़ा, आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा चैप्टर 4 में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। इसी तरीके से चैप्टर में एक रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है, बेसिकली जिस तरीके से आप लेफ्ट रूल को करते थे उसी तरीके से राइट रूल को करना है, यानी कि परपेंडिकुलर बन जाएगा इस तरीके से, हाँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से परपेंडिकुलर बन जाएगा। और आपको ध्यान रखना है थंब का मतलब है मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आई, एक कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एफ का मतलब है फोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डायरेक्शन निकालेगी। और आई का मतलब है करंट, जो करंट उसके अंदर इंड्यूस होगा, ठीक है। मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है। समझ गए? इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं। ये हो गया थंब, जो कि होगा मोशन ऑफ कंडक्टर। ये हो गया आपका इंडेक्स फिंगर, इसे कहते हैं ना इंडेक्स फिंगर। ये कहलाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और ये होगी मिडिल फिंगर, ये क्या होगा? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जो बेसिक कॉज पढ़ा कि अगर ईएमआई प्रोड्यूस हो रहा है तो ईएमआई प्रोड्यूस होते समय उसका बेसिक कॉज क्या है? बेसिक कॉज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने बार बार पढ़ा कि अगर कोई भी कॉइल होगा तो उस कॉइल में क्या चेंज होना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब है कि अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेरियस मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या कह लो, ईएमआई फिनोमेना। ईएमआई फिनोमेना को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेरियस मेथड। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़े आप? इंड्यूस्ड ईएमएफ का कुछ ना कुछ फॉर्मूला पढ़े ना। अब क्या पढ़े वो फॉर्मूला? फॉर्मूला पढ़े माइनस डी फाइव बाई डी टी, d∅dt, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़े -d∅dt। माइनस इसलिए क्योंकि अपोज करता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो फाई को चेंज होना पड़ेगा। और फाई का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? फाई का फॉर्मूला पढ़े हो BA cos थीटा, यही पढ़े हो ना, BA cos थीटा। इसका मतलब फाई यानी जो फ्लक्स है वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, यानी फर्स्ट रीजन हो सकता है, फर्स्ट मेथड होता है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी बी को ही चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है बाय चेंजिंग एरिया, यानी अगर आप एरिया को चेंज कर दोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, है ना। दूसरा है कॉस थीटा यानी एंगल। तो थर्ड पॉइंट हो गया ओरिएंटेशन। क्या हो गया? ओरिएंटेशन, यानी कि अगर आप एंगल चेंज कर दोगे तो मान लीजिए कि अगर ये लूप है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आप कंटिन्यूसली चेंज करते रहोगे तो इस लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इस लूप का जो ये एरिया है, अब इस एरिया को अगर आप किसी तरीके से कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हो, मतलब ये आर्म मूव करते रहे तो धीरे धीरे इसका एरिया अगर आप चेंज करते रहोगे तो एरिया चेंज करने से क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा रीजन है ओरिएंटेशन, यानी कि अभी ये इस तरीके से रखा हुआ है, एरिया भी मत चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड भी मत चेंज करो, बट इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इसको आप कंटिन्यूसली घुमाओ,
जब आप इसको कंटिन्यूसली घुमाओगे तो फाई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर एंगल चेंज होगा तो कॉस फाई की वैल्यू चेंज होगी, और कॉस फाई की वैल्यू चेंज होगी तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। ये तीन मेन मेथड हैं, वेरियस मेथड by which you can produce induced EMF. The methods are by changing magnitude of magnetic field, by changing area of the loop, and by changing the orientation. That means by changing the angle between the plane of the loop and magnetic field. Got it? यानी कि तीन वेरियस मेथड्स हो गए, ठीक है। अब वेरियस मेथड्स में तो इसका तो कोई चीज नहीं है, मेन आपका आता है बाय चेंजिंग एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आती है। बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया मतलब अगर आप एरिया को चेंज करते रहोगे तो क्या होगा, स्क्रीन फ्रीज हो गई। मेरे इधर तो सही चल रहा है। अभी ठीक है मनीष? हाँ जी, तो क्या कह रहे थे हम, एरिया। तो एरिया मतलब कि एरिया चेंज करोगे तो आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, यानी कि बाय चेंजिंग एरिया आप किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या कह रहा था मैं, हाँ इंड्यूस ये हो गया आपका डन। तो आगे देखिए हम एरिया करते हैं, एरिया के चेंज करने से किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था कि बाय चेंजिंग एरिया जो आप इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो दूसरा नाम है, वो क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है बाय नेमिंग मोशनल ईएमएफ। इसका डेरिवेशन का नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि यहाँ पे हम एरिया चेंज करेंगे और एरिया चेंज करने के बेस पे इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड इनवर्ड, है ना, इनसाइड है अंदर साइड है। ये हो गया पी क्यू आर एस। और ये जो आर एस है ये मूवेबल आर्म है, यानी कि जो आर एस आर्म है ये मूव कर सकती है, और इसकी लेंथ क्या है, एल। इसकी लेंथ क्या है, एल। और ये जो है इसको हम मान रहे हैं एक्स, यानी क्यू और एस के बीच का डिस्टेंस है एक्स। और ये जो आर्म है आर एस, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है इस तरफ, पी क्यू की तरफ, क्लियर है। तो अगर मूव करेगी तो इसके बीच का जो एरिया है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। इसके बीच का एरिया क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा तो इस तरफ मूव कर रही है। समझ गए? तो आप देखिए आगे मोशनल ईएमएफ हो गया यहाँ पे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप देखो इंड्यूस ईएमएफ एक्सप्लेनेशन आपकी हो जाएगी, पीडीएफ में है, पीडीएफ तो आपको मिली नहीं ना अभी, तो ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें लिखिए लेट द कंडक्टर पी क्यू बी मूव टुवर्ड्स, इसको इस तरीके से लिखिए, लेट वी हैव अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर लूप पी क्यू आर एस, let we have a rectangular conducting loop PQRS in the plane of paper, in the plane of paper. The conductor RS is free to move, the conductor RS is free to move, the conductor RS is free to move without any loss of energy, without any loss of energy due to friction, without any loss of energy due to friction. The crosses represents uniform magnetic field, the crosses represents uniform magnetic field. The crosses represent uniform magnetic field. Let the conductor RS, let the conductor RS moved towards the left. Let the conductor RS moved towards RS with constant velocity V. With constant velocity v. तो अगर RS जो है अगर ये मूव करेगा v वेलोसिटी से, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आगे लिख लीजिए द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप PQRS, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप PQRS डिक्रीजेस, the area enclosed by the loop PQRS decreases। तो हमारे पास देखिए RS जो है वो क्या है, L के बराबर है, और QS जो है वो किसके बराबर है, X के बराबर। तो अगर एरिया अगर हम देखें तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, यानी एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ यानी LX, है ना, और फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। तो cos थीटा यानी कि अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और एरिया के बीच में कितना एंगल है, cos 0 डिग्री। तो cos 0 होगा तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BA एज थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। क्योंकि आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर भी इनसाइड है, तो एरिया वेक्टर अगर इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, तो एंगल कितना बन जाएगा, 0। और मैंने ये आपको समझाया था जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझा रहा था, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, यानी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई बाय डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में डी फाई बाय डी टी, और फाई किसके बराबर है, बी ए के, है ना, बी ए के। और एरिया किसके बराबर है, एरिया है LX के। तो E इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट, L कॉन्स्टेंट बाहर, dx बाय dt। अब dx बाय dt किसके बराबर होता है, v के, यानी वेलोसिटी के। और ये आ गया आपका मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ये क्या आ गया आपका, मोशनल ईएमएफ। क्या किया, एरिया निकाला, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ LX, पाई का फॉर्मूला BA cos थीटा, थीटा 0 है तो BA हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, पाई की वैल्यू BA हो गया, और एरिया हमारा LX है, तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपकी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी 11th में फॉर्मूला पढ़ा है किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के।
तो फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू BLV। इसी को हम बोलते हैं मोशनल EMF। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। और इसी के बेस पे अगर करंट निकालना हो तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। EMF कितना है, BLV अपॉन में रेजिस्टेंस, और ये आ गया I। ठीक है, रेजिस्टेंस कैपिटल R से डिनोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इंड्यूस करंट। किसी को डाउट, अगर समझ में आ गया तो एक बार यस कर देंगे। आई करंट है यहाँ पे, करंट, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस ना, तो करंट अपॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस हो गया। पोटेंशियल आपका कितना है, यानी EMF, EMF आपका BLV हो गया, और रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल EMF। ठीक है, तो एनर्जी कंसिडरेशन अगर आप करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होती है कि नहीं। मतलब जैसे हमने एनर्जी कंसिडरेशन किया था ना, एनर्जी को प्रूव किया था, तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मोशनल यानी मैकेनिकल पावर है, अगर वो इलेक्ट्रिकल पावर किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल पावर है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके लिए ये सेम डायग्राम यूज होगा और सेम चीजें होंगी, फॉर्मूला डायरेक्ट BLV यूज होगा। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इस बार हम मान लेंगे कि जो RS आर्म है, यानी कि जो RS आर्म है जो मूव कर रही है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। लेट आर्म RS हैव R रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो जब अगर रेजिस्टेंस होगा तो R बी द रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म RS ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर, तो यानी कि इसके अंदर कंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इसको मूव करवा रहे हैं, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो EMF होता क्या है, बेसिकली EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। अगर EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू E by R which is equal to B E by R BLV अपॉन में R। ये हो गया इंड्यूस करंट। ठीक है, अब इंड्यूस करंट आपने निकाल लिया, बट अगर मान लीजिए ये जो कंडक्टर है, क्योंकि इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब मेरे को कोई ये बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है चैप्टर 4 में, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। है याद किसी को, बताओ। बिल साइन थीटा, मैंने इस तरीके से याद करने के लिए बोला था, बिल साइन थीटा यानी BIL। ठीक है, तो बिल साइन थीटा होता है अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, और वो कितना लगाती है, बिल साइन थीटा। समझ गए, इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे भी अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर तो इस आर्म यानी कि ये जो RS आर्म है, वो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन आर्म RS प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होता है, BIL
तो B इंटू में I कितना है हमारा, बी एल बी अपॉन में आर इंटू में एल, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन में आर। ये क्या आ गया, फोर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, फोर्स। अब ये फोर्स आने के बाद पावर रिक्वायर्ड टू पुश टू कंडक्टर, पावर यानी कि मैकेनिकल पावर, पावर रिक्वायर्ड टू पुश कंडक्टर। तो कंडक्टर को पुश करने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स निकाला है आपने बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर इंटू में वी। ये कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये क्या आया आपका, मैकेनिकल पावर। ये क्या है आपका, मैकेनिकल पावर। अगर हम मैकेनिकल पावर आपका ये आया है और इलेक्ट्रिकल पावर निकालें, जो इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एनर्जी पर सेकेंड इज, यानी हम निकाल रहे हैं एनर्जी। एनर्जी इस तरीके से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ लीजिए, तो हम इसको लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी dissipated पर सेकेंड, यानी कि कितनी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू में आर। पढ़े हो ना, आई स्क्वायर इंटू में आर, टेंथ में पढ़े हो, यहाँ भी पढ़े हो, आई स्क्वायर इंटू में आर। तो आई कितना है हमारा, करंट है हमारा बी एल बी, यानी कि बी एल बी का आर का होल स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर। एक आर से एक आर कट जाएगा, विच इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर। एज मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। समझे, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जितनी भी पावर आप इसके अंदर लगा रहे हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। समझ गए? यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए। सर आपने ये पावर रिक्वायर्ड टू क्या लिखा है? पावर रिक्वायर्ड टू पुश कंडक्टर। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए फिर नोट कर लीजिए जल्दी से। एडी करंट, इसको जरा समझो, एडी करंट क्या है। जैसे आपने इंड्यूस करंट समझा, इंड्यूस करंट यानी इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम इंड्यूस करंट कह रहे हैं। उसी तरीके से एडी करंट है, मतलब हम इंड्यूस करंट को ही एडी करंट कह रहे हैं। फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि जो इंड्यूस करंट है वो एक वायर यानी कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जो एडी करंट है ये बल्क पीस ऑफ मेटल में कंडक्ट हो रहा है। बल्क पीस ऑफ मेटल मतलब कि मान लीजिए मैं लोहे की कोई पत्ती या ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, मेटल की कोई ब्लॉक ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक बल्क पीस ऑफ मेटल हो जाएगा, यानी कि मेटल काफी ज्यादा इकट्ठे अमाउंट में है। जब ऐसे होता है तो ऐसे केस में जब करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको हम एडी करंट कह देते हैं। अब ये एडी करंट हार्मफुल होता है क्योंकि ये एनर्जी लॉस करवाता है फालतू का। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एडी करंट दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि समझ लो कि रेल ट्रेन जो होती है, रेल जो होती है उसके जो व्हील्स होते हैं वो पूरे लोहे के होते हैं, तो वो बल्क पीस ऑफ मैटर हो गया, है ना। अगर उस बल्क पीस ऑफ मैटर में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब उस बल्क मैटर ऑफ पीस में
इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको हम इंड्यूस करंट ना कह क्या कहेंगे, एडी करंट कहेंगे। क्लियर बात? एडी करंट और इंड्यूस करंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एडी करंट बल्क पीस ऑफ मैटर में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इंड्यूस करंट एक वायर कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो एडी करंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। एडी करंट आर द करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स। एडी करंट आर द करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स। Eddy currents are the conductors. Eddy currents are the currents induced in the bulk pieces of conductors when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. When the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. ठीक है, ये हो गया एडी करंट। फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है अभी तक। तो एडी करंट है, एडी करंट क्या होगा, एडी करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, क्योंकि मेटल है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो मान लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो गया, अपॉन में क्या आ गया, उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, उसका रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से भी लिख सकते हो, अभी करता हूँ, रुको। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाई बाय डी टी अपॉन में आर। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ध्यान रखना, डी फाई बाय डी टी अपॉन में आर। रिपीट डेफिनेशन, एडी करंट्स आर द करंट्स induced in the bulk pieces of conductors. Eddy currents are the currents induced in the bulk pieces of conductors when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. When the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल मैं समझाता हूँ किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या समझ रहे थे कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने समझा है 10th में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसे सोलेनॉइड होता है, उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। ठीक है, उधर से मान लो कि यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, और क्या करा है कि जो ये सॉफ्ट आयरन है इसके ऊपर हमने एक मेटेलिक डिस्क रखी है। ठीक है, क्या रखी है, मेटेलिक डिस्क रखी है। तो मेटेलिक डिस्क रखी है, तो जैसे ही आप इस स्विच को अगर आप ऑन करोगे, तो जैसे ही स्विच को अगर आप ऑन करोगे तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और इसमें से अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। और ये करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इस बल्क पीस ऑफ मैटर में। अभी तक हमने पढ़ा कि वायर में प्रोड्यूस होता है, बट ये क्या है, जो मैंने डिस्क ऊपर रखी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, ये डिस्क जो मैंने ऊपर रखी है, ये डिस्क क्या है, ये बल्क पीस ऑफ मैटर है। तो अगर आप जैसे ही इसको करंट स्विच को ऑन करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने जो भी इसको प्रोड्यूस करता है उसको मोशन को अपोज करता है, यानी कि जो भी इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करता है। तो अपोज करेगा तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। ये जो डिस्क है ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ये डिस्क क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और जैसे ही करंट कांस्टेंट होगा ये वापस आके इसी पे गिर जाएगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगेन ये दूर जाएगी और गिर जाएगी। इस तरीके से ये डिस्क ऊपर उठ रही है, तो ये बताता है कि अगर बल्क पीस ऑफ मैटर है तो उसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसको ही बल्क पीस ऑफ मैटर में जब प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ बल्क पीस ऑफ मैटर। ठीक है, मैटल भी नहीं, मैटल।
इतनी बात क्लियर सभी को? मनीष, सोनिया, दिवांशु, ओके। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो इसके कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं वो चीज लिख लीजिए। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होती है, हाँ जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होती है वो क्या होती है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए यूज होता है। इसमें लिख लो, दिस इज यूज टू डिजाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डिजाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यूज टू डिजाइन डेड बीट galvanometer, used to design dead beat galvanometer। ओके, यूज टू डिजाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब ये होता क्या है, देखियो गैल्वेनोमीटर की जब आप रीडिंग लेते हो, गैल्वेनोमीटर हो गया या फिर वोल्ट मीटर हो गया, ये सब जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जब रीडिंग लेते हो तो नीडल आके एकदम एग्जैक्ट पॉइंट उस वैल्यू पे आके रुक जाती है। तो यही है डेड बीट। डेड बीट का मतलब है कि ये डिले ना करे, रीडिंग देने में डिले ना करे। डिले इन द सेंस कि मान लो कि नीडल आई और आके ऐसे एक पॉइंट पे आके रुकने में टाइम ना लगाए, मतलब धीरे धीरे स्टेबल ना हो, एकदम से आया स्टेबल हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं डेड बीट। एकदम से आया स्टेबल हो गया, बट अगर वो आ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे जाके टाइम लेके फिर स्टेबल हो रहा है, तो ऐसे में वो काफी टाइम ले रहा है, तो डिले कर रहा है। तो इस डिले से बचने के लिए हम यूज करते हैं एडी करंट का, जो कि क्या प्रोड्यूस होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाता है, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि जो वैल्यू है वो हमें करेक्टली क्विकली फास्टली मिल जाता है, ठीक है, यानी कि नीडल तुरंत आके उस पर रुक जाती है। इसे हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है इंडक्शन फर्नेस। लिख लीजिए आप, मैं बोलते जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। सेकंड है इंडक्शन फर्नेस। थर्ड मैग्नेटिक ब्रेक। ट्रेन, रेलवे ट्रैक जो होते हैं, जो ट्रेन होती हैं, बहुत सी ऐसी ट्रेन है जिनमें एडी करंट का यूज किया जाता है ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं कि जो अलॉय उसके जो व्हील होते हैं उन ट्रेन की, उन व्हील्स में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और आपको पता है कि एडी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी मोशन का अपोज करता है। इससे क्या होता है कि वो ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो आप लिखो थर्ड पॉइंट मैग्नेटिक ब्रेक, ठीक है। स्पीडोमीटर, ये सब चीजें हैं जहां पे ये यूज होती हैं। ये तो हो गया एप्लीकेशन। अब मान लीजिए एडी करंट कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है आप सोचो, मतलब जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, है ना, थोड़ा समझो इस चीज को। समझ लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और वो काफी बड़े लेवल पे है, तो आप या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बड़े लेवल पे बना रही है, तो उस बड़े लेवल पे बनाते वक्त क्या होगा, तो वो मेटल पे बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक के अंदर कवर करेगी, यूज को कवर तो मेटल में ही करेगी ना। मेटल की शीट लगी होंगी, भारी भारी मोटी मोटी शीट लगी होंगी, उसके अंदर जो भी वो डिवाइस जो भी हो उसको वो कवर कर रहे होंगे। अब एक बात बताओ कि अगर उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमआई भी होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ भी होगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट भी होगा। अब अगर ये चीज अंदर है, तो जो बल्क पीस ऑफ मैटर हम जो यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बनाने के लिए, तो उसके अंदर एडी करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा,
हो रहा होगा ना, क्योंकि बल्क मेटल हमने यूज कर लिया है, काफी मात्रा में हमने एक साथ इकट्ठा कंडक्टर मटेरियल यूज कर लिया है, मेटल यूज कर लिया है, लोहा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आयरन। तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा, हीट जनरेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस होगी, वेस्टेज होगी। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, इसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ट्रांसफार्मर। आप जब कॉलोनी में घूमते थे, अभी तो नहीं घूम रहे हैं, और कुछ शरारती बच्चे हैं अभी भी घूमते हैं, तो जब आप कॉलोनी में घूमते थे तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कहीं कहीं कोनों पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो आपने देखा होगा वो ट्रांसफार्मर में पतली पतली शीट लगी होती है ऐसे करके, ठीक है, पतली पतली शीट लगी होती है। वो पतली पतली शीट क्यों लगी होती है, वो पतली पतली शीट इसीलिए लगी होती हैं कि उसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सके, ठीक है, उसके अंदर मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए समझिए। जैसे कि अगर ये एक मेटल पीस है, ये मेटल कंडक्टर है, और ये पूरा बल्ब पीस में है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक करंट, एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो पूरे में प्रोड्यूस होगा, है ना, पूरे में प्रोड्यूस होगा ना, यानी ज्यादा अमाउंट में क्या कहते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। बट अगर इसको मिनिमाइज करना है तो आप क्या कर दोगे, मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें से कुछ शीट का कुछ पार्ट हटा दोगे। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से यूज करोगे। तो इस तरीके से जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि यही इतना ही पीस बचता है। तो इस तरीके से एडी करंट की अमाउंट को आपने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, एडी करंट के अमाउंट को क्या कर दिया आपने, मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमाइज करने से क्या हुआ, एडी करंट हार्मफुल भी नहीं रहा, और जो अप्लायंसेज हैं वो भी सही से काम कर रहे हैं। हालांकि लॉस तब भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, ठीक है। ये मिनिमाइज करने का तरीका है एडी करंट से। क्लियर, क्या करने का, मिनिमाइज करने का तरीका है एडी करंट से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सीटी लग रही है आज घर में मेरे, हाँ जी, बात यहाँ तक समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? दिव्यांशु, मनीष, सोनिया, क्या कह रहे हो? ये मैं कह रहा था कि जो एडी करंट है वो अगर ये पूरा पीस होगा तो एडी करंट पूरे में प्रोड्यूस होगा। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो शीट है, शीट का कुछ पार्ट को कट कर देते हैं। तो अगर कुछ पार्ट को अगर आप कट कर दोगे शीट का, तो अब मेटल बल्क पीस में नहीं रहा। तो अगर बल्क पीस में नहीं रहेगा तो एडी करंट उतने स्ट्रेंथ या उतने ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, अब कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो कम लॉस होगा। इसलिए हम लॉस यानी लॉस को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज करते हैं। और एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से मेटल पीस को कट करते हैं, मेटल पीस को कट करते हैं, या इस तरीके से शीट यूज करते हैं कि उनके बीच में गैपिंग हो। अगर गैपिंग होगी तो एडी करंट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैंने समझाया था। क्लियर आशीष? ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने लिख लिया है, मिनिमाइज करने का तरीका भी समझ लिया है। नेक्स्ट इस चैप्टर में लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज अभी एक टॉपिक लिख लेते हैं, छोटा सा, टाइम हमारे पास बचा हुआ है अभी। दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? दो टर्म है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों टर्म को साथ ही समझ लो तो ज्यादा बेटर है। सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल होती है, यानी कि सिंगल सोलेनॉइड, और कोई सोलेनॉइड नहीं है। म्यूचुअल में क्या होता है कि दो कॉइल होती है, ठीक है, साथ साथ समझते चलना। सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो अलग अलग कॉइल हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, अब इसमें होता क्या है, इसका मतलब है कि मान लो कि एक कॉइल में करंट आपने प्रोड्यूस, मतलब करंट फ्लो करवाया, ठीक है, और वो करंट चेंज हो रहा है, मतलब कि आपने इसके अंदर जो करंट चेंज करवाया वो
चेंजिंग करंट है, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, चेंजिंग करंट है। तो चेंजिंग करंट है तो ऐसे में क्या होगा, चेंजिंग करंट होगा तो ऐसे में उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इंडक्शन फर्नेस होता है कि जैसे एक जैसे आप समझ लो इंडक्शन वो कहते हैं ना, इंडक्शन गैस स्टोव आता है जिसपे आप जस्ट वो लगाओ और वो गर्म होने लगता है और चलने लगता है, तो वैसे ही होता है इंडक्शन फर्नेस। यानी कि क्या होता है कि उसके अंदर अगर हम एक बॉक्स सा होता है और उस बॉक्स के अंदर हम रख के और करंट उसके अंदर फ्लो करवाएं तो वो एडी करंट प्रोड्यूस करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट प्रोड्यूस मतलब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। ये ज्यादातर वह जो जैसे आप समझते हैं ना, जैसे जो मिट्टी के घड़े और ये सब बनाने वाले होते हैं तो वो पहले उसको बाद में पकाते हैं, तो फर्नेस में पकाते हैं। तो उसी तरीके से अगर वो कोयला वोयला यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इंडक्शन फर्नेस का यूज कर लेते हैं, उसके अंदर डाल के फिर उसको पका लेते हैं। तो बेसिकली वही है इंडक्शन फर्नेस, मतलब एक तरीके का बॉक्स है, कैविटी है जिसके अंदर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय एडी करंट, बाय यूजिंग एडी करंट। क्लियर मनीष? ओके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, करंट चेंज हो रहा है, अब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किससे करेगा? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी होता है जब कोई क्लोज एरिया होता है, तो इसके अंदर क्लोज एरिया क्या है, इसके अंदर ये क्लोज एरिया, इसके अंदर ये क्लोज एरिया, यानी कि इसी करंट के एक ही के सेम कॉइल के करंट की वजह से इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसी में इंड्यूस ईएमएफ भी करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाएगा और इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब आपने एक ही कॉइल में करंट फ्लो करवाया और उसी करंट की वजह से इंड्यूस करंट भी उसी कॉइल में प्रोड्यूस हो गया, यानी कि सेल्फ में ही प्रोड्यूस हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये बात समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई बताइए? आ गई सबको समझ में? कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, आ गई है तो समझिए। इतनी बात समझ में आई, मतलब कि एक ही कॉइल में आपने करंट फ्लो करवाया और वो करंट चेंज हो रहा था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल, सेम कॉइल से वो लिंक कर रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि चेंज हो रहा था, और उसी की वजह से इसी के अंदर सेम कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। वहीं पे म्यूचुअल इंडक्शन में नेबरिंग कॉइल में आपने करंट को फ्लो करवाया, नेबरिंग कॉइल में करंट को फ्लो करवाया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया दूसरे कॉइल में, ठीक है, इसके कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया और इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर खुद के कॉइल, मतलब सेम कॉइल में अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्शन। अगर नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन सेम कॉइल में प्रोड्यूस होना, म्यूचुअल इंडक्शन नेबरिंग कॉइल में प्रोड्यूस होना। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सभी को? तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे। सेल्फ इंडक्शन is the property of a coil, self induction is the property of a coil is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength. Self induction is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself, and by inducing an EMF in itself.
Self induction is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself. Clear? समझ गए? अब इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट पे। मतलब जितना ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, दैट इज एल, और इसी एल को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर सबको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार यस लिख दीजिए, बोल दीजिए, नहीं तो जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिए। सोनिया, दिव्यांशु, ओके, आ गई। आशीष समझ में आ गया, सोनम आ गया समझ में, दिव्यांशु अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, रुक जा तेरे पापा। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। हाँ बोल बोल बोल।